नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में आज हम देखेंगे मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन की कथा वस्तु को। प्रस्तुत नाटक हिंदी नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है तथा मोहन राकेश के नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित होने में इस नाटक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रस्तुत नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है तथा प्रस्तुत नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। प्रस्तुत नाटक में 3 अंक हैं तथा नाटक का प्रारंभ कश्मीर प्रांत में रहने वाली एक ग्राम बाला मल्लिका के घर से होता है। नाटक में यदि प्रमुख पात्रों के विषय में बात की जाए तो नाटक की नायिका मल्लिका, नाटक के नायक मात्रगुप्त जो कि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं बाद में, मल्लिका की माँ अंबिका तथा विलोम, ये 4 पात्र प्रमुख पात्रों के रूप में उभरकर सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त गौड़ पात्रों के रूप में निक्षेप, अनुस्वार, अनुनासिक, मातुल, प्रियंगुमंजरी, रंगिणी, संगिणी आदि कई पात्र आते हैं। तो चलिए देखते हैं नाटक आषाढ़ का एक दिन को। हिंदी नाटक की इस यात्रा में आषाढ़ का एक दिन कई प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में सामने आता है तथा इस दौर के नाट्य लेखन की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में गिनने योग्य भी है। कुछ लेखकों ने नाटक को सहज स्वाभाविकता और नाटकीयता के यथार्थपरकता तथा काव्यात्मकता के जिस मिश्रण का सूत्रपात किया था, उसकी महत्वपूर्ण परिणति आषाढ़ का एक दिन में होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ समकालीन अनुभव के और भी कई आयाम इस नाटक में थे जो इसे एकाधिक स्तर पर सार्थक और रोचक बनाते हैं। उसका नाटकीय संघर्ष, कला और प्रेम, सृजनशील व्यक्ति और परिवेश, भावना और कर्म, कलाकार और राज्य आदि कई स्तरों को छूता है। इस प्रकार काल के आयाम को बड़ी रोचक और तीव्रता के साथ इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और मल्लिका के अतिरिक्त विलोम भी एक प्रमुख पात्र के रूप में सामने आता है। उसे खलनायक कहकर टाला नहीं जा सकता था। वह कालिदास से भी अधिक विकसित पात्र है। उसके बिना यह नाटक भावुकतापूर्ण न होकर के शिथिल बन के रह जाता। उसके तर्कों में ही नहीं, उसकी पूरे जीवन दृष्टि में एक ऐसी आवश्यकता व अनिवार्यता है कि उसकी गिनती हिंदी नाटक के कुछ अविस्मरणीय पात्रों में की जाती रहेगी। इस तरह से हम देखें तो कई प्रकार से विलोम भी मोहन राकेश की एक अनुपम नाटकीय चरित्र सृष्टि है। आषाढ़ का एक दिन, जैसा कि हम बता चुके हैं कि मोहन राकेश का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इन्होंने अपनी एक नवीन दृष्टिकोण से कथानक का गठन किया है। नए पात्रों व प्रसंगों की कल्पना से कथानक की ऐतिहासिकता में बाधा नहीं पड़ी है, बल्कि वह और अधिक स्वाभाविक व प्रभावशाली बन गया है। इसमें प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास, जो कश्मीर के शासक के रूप में मात्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनके जीवन की कथा वर्णित है। इसमें नाटककार ने यथार्थ और भावना का द्वंद्व दिखाया है कि किस तरह मल्लिका और कालिदास की प्रणय भावना जीवन के यथार्थ को दर्शाती है। कथा सार, जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक में 3 अंक है और पहले अंक का प्रारंभ कश्मीर के ग्राम प्रांतर में रहने वाली एक ग्राम वाला मल्लिका के घर से प्रारंभ होता है। कथानक का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा से होता है। अनाथ बालक कालिदास का लालन पालन उसके पशुपालक मामा की उपेक्षा व प्रताड़नापूर्ण व्यवहार से होता है।
गांव भर में केवल मल्लिका ही एक ऐसी है जो उससे स्नेह व सम्मान की दृष्टि से देखती है। वह उससे भावनात्मक धरातल पर सच्चा पवित्र प्रेम करती है। सिवाय मल्लिका के किसी का भी ध्यान उसकी काव्य प्रतिभा की ओर नहीं जाता। उसे सभी अभागा, आवारा व छिछोरा बालक मानते हैं जो बाद में युवक बन जाता है। मल्लिका की माता अंबिका को तो न उसका घराना अच्छा लगता ही और ना ही उसके साथ मल्लिका का इधर उधर घूमना। वह मानती है कि जीवन में यथार्थ की पूर्ति भावना मात्र से नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्रकार के अपवादों को सहन करने की मल्लिका की भावना के स्तर से कालिदास से हर प्रकार से जुड़ी रहती है। मल्लिका कहती है कि मैं कालिदास से भावना के स्तर पर प्रेम करती हूँ। कालिदास के समस्त सौंदर्य तथा काव्य साधना का प्रेरणा स्रोत भी मल्लिका ही बनते हुए दिखाई देती है। इसी गांव के एक अन्य युवक विलोम से कालिदास की काव्य एवं प्रेम संबंधों को लेकर कदम कदम पर प्रतिद्वंदिता रहती है। वह मल्लिका को अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास करता है, जबकि वास्तव में कालिदास और मल्लिका दोनों ही उससे घृणा करते हैं। वह मल्लिका की माता अंबिका के सम्मुख अनर्गल प्रलाप करता है, बल्कि गांव वालों के सम्मुख भी उन दोनों के विरुद्ध भ्रामक प्रचार करता है। उधर कालिदास के मामा भी अपने भांजे के प्रति वितृष्णा रखते हैं तथा उसकी काव्य प्रतिभा व स्वतंत्रता को एक बोझ समझते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। मल्लिका की सगाई कालिदास के साथ घूमने के कारण, उससे संबंध रखने के कारण ही टूट जाती है। पुनः अंबिका मल्लिका पर पाबंदी लगाती है, लेकिन सब व्यर्थ होता है। जब गांव प्रांतर के लोगों के द्वारा बदनामी भरी चर्चा होती है तो मल्लिका कहती है कि क्या अधिकार है उन्हें भी कुछ कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। यह वार्तालाप अंबिका से मल्लिका तब करती है जब अंबिका गांव वालों के अपवाद की बात कर करके दुखी होती है और मल्लिका से कालिदास का साथ छोड़ देने के लिए कहती है। इस पर भी माँ अंबिका जब कहती है कि इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता, तो भावुक मल्लिका कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपवाद का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है। इस तरह से मल्लिका कालिदास के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम का प्रदर्शन करती है और कालिदास की ही होकर रह जाने की बात करती है। उधर कालिदास इन्हीं प्रताड़नाओं व उपेक्षाओं के बीच जीते हुए भी अपनी काव्य रचना ऋतु संहार का सृजन करते हैं, जिसे मल्लिका के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। समूचे गांव में यह प्रमाणित होता है कि कालिदास व प्रकृति दोनों एक दूसरे के निकट हैं। उसके रंग रंग में प्रकृति बसी हुई है। इस काव्य की चर्चा उज्जैनी के दरबार तक पहुंचती है। वहां सभी ऋतु संहार की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। राज इसके रचयिता का सम्मान करने का निश्चय करता है तथा स्वयं आचार्य वर रुचि कालिदास को लेने कश्मीर आते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध मल्लिका उसे भेजती है, क्योंकि कालिदास नहीं चाहते कि उनकी प्रतिभा का क्रय विक्रय किया जाए। वो किसी से बंधना नहीं चाहते, परंतु मल्लिका उन्हें विवश करती है राज दरबार में जाने और सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कालिदास उज्जैनी जाकर राजकवि बन जाते हैं। उनकी रचनाओं की कीर्ति चारों ओर फैलती है। मल्लिका प्रसन्न होती है और उनकी रचनाओं को प्रयत्न करके प्राप्त करती है और सहेज कर रखती है। परंतु यहाँ पर मल्लिका के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आता है और कालिदास उज्जैनी जाकर उज्जैनी के ही होकर रह जाते हैं और वहाँ वह राजदुहिता प्रियंग मंजूरी से विवाह भी कर लेते हैं। दूसरे अंक में अंबिका के घर से ही अंक प्रारंभ होता है, जहाँ अंबिका के घर को अव्यवस्थित दिखाया जाता है। अंबिका बीमार पड़ गई है, मल्लिका उसका ध्यान कर रही, घर की व्यवस्था धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही है। अंबिका और मल्लिका दोनों ही कालिदास की अनवरत प्रतीक्षा के बाद निराश हो जाती हैं, क्योंकि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ना तो कालिदास का कोई समाचार मिलता है, ना ही उनके द्वारा कोई
भेजा गया संदेश या पत्र। कुमारी रहकर ही मल्लिका कालिदास की अनथक प्रतीक्षा करती है। बीच बीच में निक्षेप आकर के कालिदास का समाचार सुना जाता है। माँ अंबिका चिंताग्रस्त होकर रोग शैया से चिपक जाती है। तभी पता चलता है कि कालिदास ने राजदुहिता प्रियंग मंजरी से विवाह कर लिया है। और चर्चा इस बात की भी है कि कालिदास का संबंध अनेक बार वनिताओं से भी है। उज्जैनी की नाट्यशालाओं में कालिदास के नाटक अभिनीत हो रहे हैं और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है। निक्षेप कालिदास के इस कृत्य पर दुख और ग्लानि प्रकट करता है कि यहाँ रहते हुए भी जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, इस आग्रह का क्या हुआ। फिर वह मल्लिका के प्रति स्वयं को अपराधी मानते हुए कहता है कि मुझे तो दुख है कि मेरे कहने से यदि तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। पर मल्लिका का प्रेम भावात्मक अधिक है, तभी अपनी व्यथा पीकर भी वह सब सह लेती है और निक्षेप को किसी भी बात का बुरा नहीं मानने देती। उधर कालिदास मात्रगुप्त नाम से कश्मीर के शासक बनते हैं। प्रियंग मंजरी के साथ कश्मीर के शासक बन अपने गांव से गुजर कर जा रहे होते हैं, तब गांव में रुकते हैं, लेकिन मल्लिका से आकर नहीं मिलते। केवल प्रियंग मंजरी आकर मल्लिका से मिलती है। मल्लिका के हृदय में भीषण अंतर्द्वंद लेकर सब कुछ सहन करती है। उसके अंतःस्थल में टीस उठती है। रानी प्रियंग मंजरी उसे अपने साथ ले जाना चाहती। इसके बाद उसकी माँ अंबिका के चाहने पर भी वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जैसे ही रानी प्रियंग मंजरी जाती है, विलोम आ टपकता है। अंबिका तथा मल्लिका दोनों के ही मन को चोट पहुंचाता है। कालिदास के घोड़ों को टापू का स्वर मल्लिका के घर के निकट तक आता है और दूर हो जाता है। कालिदास के घोड़ों को टापू का स्वर सुन करके मल्लिका एक आशा लगाती कि शायद कालिदास उससे मिलने आएंगे, परंतु वह उससे मिले बिना ही चले जाते हैं। विलोम उसे आहत और सावधान करने का प्रयास करता है। विलोम के जाते ही मल्लिका के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो सिसक सिसक करके रोने लगती है। इसके पश्चात तीसरा अंक प्रारंभ होता है, जिसमें कुछ वर्षों बाद इस घर की और भी बुरी स्थिति दिखाई जाती है। मल्लिका के घर में बड़ा परिवर्तन आ गया है। गृह स्वामिनी अंबिका का स्थान मल्लिका ने ले लिया है। स्वयं उसका जीर्ण शीर्ण रूप हो गया है। उधर कश्मीर की प्रजा भी विद्रोह कर चुकी है। काव्य की दुनिया में रत रहने वाला कालिदास उस विद्रोह का सामना नहीं कर पाता। उसे कश्मीर छोड़ना पड़ता है। और आषाढ़ का ही पहला दिन है और जैसे पहले अंक में धारासार वर्षा हो रही थी, उसी तरह पुनः बाहर वर्षा का स्वर आ रहा है। जोर शोर से वर्षा हो रही है। मल्लिका का मानसिक उद्वेग फिर बढ़ जाता है। जब उसे पता चलता है कि कालिदास जाने कहाँ चला गया है, वह मन ही मन मल्लिका के घर पर आषाढ़ के प्रथम दिन का स्मरण करता हुआ कहता है कि सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे, असमय ही अंधेरा आया था और तुमने उसका उपचार किया था। अतः कालिदास अब कहीं भी आश्रय ना पा करके पुनः रुख करता है मल्लिका के घर का। और इस तरह से मल्लिका के घर आकर के वो देखता है तो मल्लिका के जीवन में परिवर्तन आ चुका है। मल्लिका के घर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। मल्लिका उसे उठा करके लाती है और वो कहती है कि यह मेरी अभाव की संतान है, अर्थात मैंने तुम्हारा बहुत जो है प्रतीक्षा तुम्हारी की, परंतु तुम नहीं आए। अतः स्थिति से विवश होकर के मुझे विलोम से विवाह करना पड़ा और यह मेरी और विलोम की संतान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आषाढ़ का पहला दिन नाटक प्रकृति प्रधान है। आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा प्रकृति को यथार्थ रूप से सामने ला देती है। इसमें प्रकृति का सजीव वर्णन भावों के आधार पर हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि कालिदास और मल्लिका का जो भावात्मक संबंध था उसकी परिणति किस आधार पर होती है और अंत में कालिदास की प्रतीक्षा करते करते मल्लिका विवश हो जाती है परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने को। और जैसे ही वह परिस्थितियों से समझौता करती है उसके बाद कालिदास पुनः उसके जीवन में आने का प्रयास करता है, परंतु अब उसके जीवन में कालिदास के लिए कोई भी स्थान रिक्त नहीं रह गया था। इस तरह से बहुत संयत और प्रभावी ढंग से
व्यंग और सूक्ष्म हास के साथ समकालीन स्थितियों की अनुगूंज पैदा की गई है। रंगिणी संगणी अनुस्वार अनुनासिक की दो जोड़ियों के द्वारा यह थोड़ी ही देर के लिए आते हैं, परंतु बड़ी कुशलता से कई बातें व्यंजित कर जाते हैं। वास्तव में आषाढ़ का एक दिन का लेखन और प्रदर्शन दोनों ही स्तरों पर व्यापक सफलता का आधार पैदा करता है। उसकी बेहद सदी हुई संयमित एवं सुचिंतित पात्र योजना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आषाढ़ का एक दिन पिछले 30-32 वर्षों में देश की अनेक भाषाओं में अनेक केंद्रों में बार बार खेला गया है और अब भी उसका आकर्षण चुका नहीं है। नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है, जिसमें बाह्य ब्योरी की बातों से अधिक परिस्थिति के काव्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। शायद यह हिंदी का पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ की समन्विति और अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता और प्रस्तुत करता है। नाटक में कार्य व्यापार के संयोजन में गति पर्याप्त तीव्र ही है और उस तीव्रता के भीतर लय की विविधता भी देखी गई है। विभिन्न भावों और स्थितियों में भी विभिन्न पात्रों को इस प्रकार सामने रखा गया है कि वे एक सफल प्रदर्शना का हेतु प्रदान कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक ऐतिहास रूप से सम्मत है तथा इसमें कल्पना को मिश्रित किया गया है। प्रस्तुत नाटक कालिदास के जीवन का एक नया रूप हमारे सामने लाता है तथा मल्लिका के रूप में एक ऐसे स्त्री पात्र को सामने जाता है जिसमें भावना की सबलता के साथ व्यक्तित्व की सुगठता भी है, जो प्रत्येक बाधाओं को झेलते हुए भी अपने प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करती है, परंतु उसका वह प्रेम काल के कठोर आघात को नहीं सहन कर पाता और अंततः मन से कालिदास की होने के पश्चात भी संसार के कारण उसे विलोम से विवाह करना पड़ता है। धन्यवाद।